हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ कुमार और अभी मैं कुछ दिनों पहले ही CAPF AC 2024 की फ़िज़िकल और मेडिकल दे के आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कैसे पहुँचा, कहाँ रुका, कैसे क्या क्या प्रोसेस थी वहाँ फ़िज़िकल, कितने बजे रिपोर्टिंग हुई, कितनी की रिपोर्टिंग थी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुआ, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे हुआ और फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हमारा कैसे कंडक्ट हुआ, कितने लोग उसमें सेलेक्ट हुए। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ मेडिकल की एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को ही पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि वो अगली मेडिकल वाली वीडियो भी आप देख पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी जो रिपोर्टिंग थी वो 2 दिसंबर को गोरखपुर में हुई। इसके लिए मैं 1 दिसंबर को ही गोरखपुर पहुंच गया और वहाँ जाके मैंने एक स्टेशन के सामने ही एक होटल में मैंने स्टे किया। लेकिन आप जब जाओगे तो आप एक बार IRCTC की वेबसाइट पर आप डॉर्मेट्री ज़रूर चेक कर लेना। अगर वहाँ स्लॉट्स अगर खाली हो तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि फ़िज़िकल देने के लिए ही आए होते हैं और वो आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी। मैंने जो होटल लिया था वो 600 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स पर पर्सन उसकी प्राइस थी। मैंने यहाँ पे स्टे किया था और 2 दिसंबर को सुबह-सुबह मैंने वहीं से ऑटो बुक करके मैं जो SSB हेडक्वार्टर्स है गोरखपुर में, वहाँ पे मैं पहुँच गया था। तो आप सीधे ऑटो वालों को ये बोल सकते हो कि मुझे SSB जाना है जो कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के पास है। तो ऑटो वाला आपको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर देगा क्योंकि उन लोगों को सब पता होता है कि कहाँ पे फ़िज़िकल होती है। तो वो आपको सीधे ग्राउंड में ही जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होगी वहीं पे आपको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पहुँचने के बाद 7:30 बजे हमारी रिपोर्टिंग की टाइम थी। तो मैं 7 बजे वहाँ पे पहुँच गया था और रिपोर्टिंग उसके पहले ही शुरू हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी लोग पहले पहुँच जाते हैं। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी आ चुके थे। वहाँ जाने के बाद आपको अटेंडेंस शीट पे साइन करनी होती है। आप वहाँ पे साइन करोगे, फिर आपको आपके चेस्ट नंबर्स दे दिए जाएंगे और साथ में आपको बुकलेट भी मिल जाएगी जिसको आपको फिल करना होता है। तो चेस्ट नंबर्स आप पहन लोगे उसी टाइम और बुकलेट में आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगातार मिलती रहेगी। एक कमांडेंट रैंक के ऑफिसर होंगे वो जो लगातार माइक पे आपको इंस्ट्रक्शंस अनाउंस करते रहेंगे और साथ ही जो वहाँ पे जवान होंगे वो भी आपको बुकलेट फिल करने में आपको गाइडेंस देते रहेंगे। तो जैसे ही आपको कहीं पे कोई परेशानी हो तो आप किसी भी जवान को बुला के आप उनसे बेझिझक पूछ सकते हो। वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, कहाँ पे साइन करना है, कहाँ पे फ़ोटो लगाना है। वो सारी जानकारी आपको वो जवान देते रहेंगे। तो बुकलेट फिल करने के बाद आप बुकलेट और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहाँ पे टेबल के पास जाओगे। आप वहाँ पे जवान को दोगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक-एक करके देखेंगे। ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल प्लस कॉपी वो दोनों आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पे आपको वापस कर दिए जाएंगे और फ़ोटोकॉपी जो होगी वो आपके फाइल में अटैच कर दी जाएगी। फाइल पे आपका चेस्ट नंबर लिख दिया जाएगा। मेरा चेस्ट नंबर 195 था वहाँ पे। तो आपके चेस्ट नंबर की फ़ाइल बना दी जाएगी। वो कमांडेंट सर भी आगे आपकी फ़ाइल को देखेंगे। कहीं पे कोई इशू हो तो आपको वहीं पे बताया जाएगा, आप उसको करेक्ट करोगे। 3-4 जगह पे आपके लेफ्ट थंब के इम्प्रेशन लिए जाएंगे, वो भी आप वहाँ पे दोगे। तो जैसे ही सारे लोगों की ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हो जाएंगी तो वैसे ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शुरू होगा। तो 8 बजे के अराउंड तो वहाँ पे 8 बजे के अराउंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप ट्राई करना कि आप ज़्यादा लेट ना पहुँचो वहाँ पे, नहीं तो फिर आप ये सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस जो वहाँ पे दी जाती है वो आप मिस कर दोगे। इंस्ट्रक्शन सुनना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये आपकी ही भलाई के लिए होता है ताकि आप कहीं कोई गलती ना करो। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वहाँ पे 8 बजे करीब शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे 35-35 की बैच की कॉलिंग हो रही थी जहाँ पे 27 लोग वहाँ पे रिपोर्ट कर चुके थे, जिनमें से एक शायद थे जिन्होंने पहले की डेट की उनकी रिपोर्टिंग थी लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लेके आए थे
और उस दिन 2 तारीख की जो रिपोर्टिंग थी उसमें से एक बंदे ने वहाँ पे आके अपना एक्सटेंशन करवा लिया था। तो ओवरऑल 27 लड़के वहाँ पे 2 दिसंबर को गोरखपुर पहुँचे थे फिजिकल देने, जिसमें से हाइट जो मेज़र होती है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है। तो वहाँ पे 3 लोग ऐसे थे जो ये हाइट क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाए। उनकी हाइट 164.5, 2 लोगों की हाइट 1.5 आई और एक की हाइट 0.2 आई। तो ये 3 लोग जो थे वो हाइट में यहाँ पे आउट हो गए। हालांकि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पे हाइट जो है वो कम मेज़र की जाती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरा हाइट 170 मैं मेज़र करता हूँ और वहाँ भी मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर ही मेज़र की गई। चेस्ट में वहाँ पे कोई भी आउट नहीं हुआ। चेस्ट चाहिए होती है 81 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन। तो चेस्ट में वहाँ पे कोई भी आउट नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों की चेस्ट जो थी वो 1 सेंटीमीटर या तो 81 से कम आ रही थी या फिर उनका 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड नहीं कर रहा था। तो उन्हें अच्छे से टाइम दिया गया, उनकी 2-3 बार मेजरमेंट्स ली गई और थोड़ी सी लीनियंसी कह सकते हैं कि चेस्ट में वहाँ पे देखी गई कि उन्हें किसी तरह से 81 + 5 इतना उनकी चेस्ट करा दी गई। मतलब वो अपनी तरफ से लीनियंट रहे। हालांकि चेस्ट तो ये आपको ही फुलाना पड़ेगा इतना, तो थोड़ा सा वो कोऑपरेट कर रहे थे चेस्ट के मामले में। फिर उसके बाद वेट की मेज़रमेंट हुई, तो वो जो चार्ट होती है वहाँ पे आप उसके हिसाब से अपना वेट देख लोगे कि आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हो। अगर आपका कुछ केजीज से ओवर वेट है तो आप BMI अपना चेक कर लेना, क्योंकि मेडिकल में अगर आप ओवर वेट हो तो वो BMI कंसिडर करेंगे। BMI आपका 25 के नीचे अगर हो तो आप फिट कंसिडर किए जाओगे। तो अपनी BMI आप ज़रूर देख लो। तो PST में टोटल 3 लोग आउट हुए जो कि हाइट में उन्हें बाहर किया गया। तो अब स्ट्रेंथ बची हमारे बैच की 24। तो इन 24 को 6-6 के ग्रुप में बांट दिया गया और हमारी शुरू हुई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। वहीं पे बगल में ही ग्राउंड है जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से 100 मीटर की रेस शुरू हुई और पहले 6 कैंडिडेट्स की लाइन जो थी वो लगा दी गई। 100 मीटर्स के लिए आपको 16 सेकेंड का टाइम मिलता है, जो कि मोर देन इनफ होता है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इस दिए गए टाइम में आप 100 मीटर को कंप्लीट कर पाओगे। तो 100 मीटर में वहाँ पे 2 लोग आउट हुए। 100 मीटर के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। ये बात सिर्फ 100 मीटर के लिए नहीं, सारे इवेंट्स के लिए है। 100 मीटर हो, 800 हो या फिर लॉन्ग जंप हो, कि आपने जिस तरह से ट्रेनिंग की है अपनी, जैसे प्रैक्टिस की है, आप वहीं जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। मान लीजिए आप रनिंग में खाली पैर दौड़ते हो, तो वहाँ जाके ऐसा नहीं कि आप जूते पहन के भागे, वहाँ पे भी आप वहीं करें जो आपने ट्रेनिंग की है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कैंडिडेट जो थे उनका पैर टूट गया था 100 मीटर की रेस में। देखो होता क्या है कि वहाँ पे आप जाओगे तो आपको कई तरह के लड़के मिलेंगे, कई तरह के कैंडिडेट्स होंगे। वो सारे आपको ज्ञान देने में लग जाएंगे कि भाई 100 मीटर है तो आपको हील्स पे नहीं दौड़नी है, टोज़ पे दौड़नी है। चाहे लॉन्ग जंप हो तो आपको टोज़ पे करोगे या हील्स पे करोगे तो ज़्यादा जंप मिलेगा। तो इन सब बातों को आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है। आपने जैसे ट्रेनिंग की है आप वही चीज़ वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जिन भाई का पाँव टूटा था 100 मीटर में, वो अपने टोज़ पे दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें शायद उन्होंने पैर ज़ोर से मार दिया होगा और उनका बॉडी वेट भी काफ़ी था, तो उनका लेग फ्रैक्चर हो गया और वो वहीं पे गिरे हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो 100 मीटर में 2 लोग बाहर हुए और 800 मीटर में भी 2 लोग बाहर हुए, यानी कि अब तक हमारे 7 लोग बाहर हो चुके हैं। 100 मीटर के बाद जो 800 मीटर हुई वो भी उसी ग्राउंड में हुई। मैं आपको ग्राउंड बता देता हूँ, ग्राउंड किस तरह से है। तो मान लीजिए इस तरह से ये ग्राउंड है। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो है
100 मीटर, और इसके 100 मीटर के स्टार्ट लाइन से थोड़ा सा पहले यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 800 मीटर का ग्राउंड, और जो कि 1 राउंड और 2 राउंड कंप्लीट करके हमारा 800 मीटर यहाँ पे आता है। तो सेम ग्राउंड में 100 मीटर और 800 मीटर कंडक्ट हुई। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ग्राउंड कैसा था, कैसे ग्रिप किस तरह से मिल रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके की ग्राउंड थी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 100 मीटर था। तो ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर वाली, यहाँ पे मिट्टी जो है वो थोड़ी सी सैंड जैसी है, यहाँ पे आपको ग्रिप थोड़ी कम मिलेगी, जिससे आपकी 100 मीटर की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है नॉर्मल से, जितना आप दौड़ते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो प्रैक्टिस के दौरान मेरी 100 मीटर 12-13 सेकंड में आती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे 100 मीटर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा और शायद मैं 15वें सेकंड में वहाँ पहुँचाऊँगा। वो टाइम नहीं बता रहे थे किसी को, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि मैं टाइम ख़त्म होने के जस्ट पहले ही वहाँ पे पहुँचा था। तो ऐसा नहीं कि आप डर जाओ, मैं थोड़ा और स्पेसिफिकली बता देता हूँ किस तरह से है। मान लीजिए ट्रैक एक लाइन तो नहीं होगी, इस तरीके से ट्रैक जो यहाँ पे इस तरीके से है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये बाहर वाली जो एरिया है, इधर थोड़ी सी सैंड थी, हालांकि अंदर की तरफ घास अच्छी थी। तो जो लड़के इस साइड खड़े थे उन्हें ग्रिप मिल रही थी और वो जल्दी पहुँच रहे थे, और बाहर की साइड थोड़ी सी मिट्टी जो है बालू जैसी है, तो आपको ग्रिप लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको स्टार्ट लेने में, लेकिन जैसे ही आप अपने स्पीड पकड़ लोगे एक बार तो फिर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। 100 मीटर की जो ट्रैक ख़त्म होने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो इधर बहुत अच्छी घास है, आपको ग्रिप मिलेगी, बहुत अच्छी स्पीड आएगी। तो 800 मीटर में तो चिल है, 100 मीटर की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना कि आपकी टाइमिंग थोड़ी सी कम आए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपको सरप्राइज़ मिल सकता है ग्राउंड के रूप में। 800 मीटर में जो 2 लोग बाहर हुए वो बहुत धीरे दौड़ रहे थे और वो बीच में रुक भी गए थे। तो जो लोग नहीं रुके बीच में, उनका 800 मीटर ईज़िली कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस के दौरान मेरी 800 की टाइमिंग जो थी वो 3:35-36 के अराउंड आती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने 3:20 में रनिंग को कंप्लीट करी, क्योंकि ग्राउंड कंडीशन अच्छी थी और साथ में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी था। आप काफ़ी लड़कों के साथ वहाँ पे दौड़ोगे तो आपकी भी टाइमिंग थोड़ी सी अच्छी आ सकती है। तो 800 मीटर के बाद बारी थी हमारी लॉन्ग जंप की। हम अगेन ड्राइंग द ग्राउंड, यहाँ पे हमारी 100 मीटर थी। तो यहीं पे जो है बीच में हमारी लॉन्ग जंप की पिट है, ये रनवे है और यहाँ से आपकी पिट है। लॉन्ग जंप जैसा कि आप जानते हो कि वहाँ पे 3.5 मीटर हमें लॉन्ग जंप करनी होती है, इसके लिए 3 चांसेस मिलती है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी 3D में चीज़ों को दिखाने की ट्राई करूँ, तो मान लीजिए कि अगर ये जो है वो ग्राउंड लेवल है और ये हमारी जो पिट है, तो पिट की हाइट जो है वो ग्राउंड से करीब 1-2 इंचेस ज़्यादा है। मतलब कि बालू जो है वो ज़मीन के लेवल से थोड़ी सी ऊपर तक की बालू यहाँ पे जो सैंड है वो बिछी हुई है इस तरीके से। तो लॉन्ग जंप की एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि जितनी डिस्टेंस उनकी लॉन्ग जंप में प्रैक्टिस के दौरान आती है, उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही उनकी जंप यहाँ पे देखने को मिली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो प्रैक्टिस में मुझसे 12 फीट्स ऑफ लॉन्ग जंप कभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैं हमेशा लाइन पे गिरता था या फिर लाइन के पीछे गिरता था। लेकिन यहाँ पे जो है मैं 13 फीट करीब यहाँ पे मेरी जंप आ गई थी। जो लाइन है, लाइन से मैं करीब 1 फीट ज़्यादा मेरी जंप यहाँ पे आई थी। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो सैंड की हाइट जो है वो ग्राउंड से ज़्यादा है। तो अगर आप मेजरिंग टेप को अगर आप इस तरीके से यहाँ पे रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस थोड़ी सी कम जाएगी। तो ये हो सकता है कि आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो, ये काम आ जाए। और साथ ही लॉन्ग जंप की जो रनवे थी यहाँ पे, उसमें भी अच्छी ग्रिप लोगों को मिल रही थी। लोग शूज़ पहन के ही मैक्सिमम लोग कर रहे थे, तो उनकी अच्छी ग्रिप आ रही थी और उनका जंप भी बेहतरीन आ रहा था। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा लॉन्ग जंप है वो सेकंड चांस में क्लियर हुआ था, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि भाई प्रैक्टिस में तो कभी मैंने 4.5 मीटर मैंने क्लियर की नहीं है, जो कि
11 फीट एंड 5 इंचेस के अराउंड समथिंग आती है। तो इतनी मेरी प्रैक्टिस में कभी क्लियर नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा नर्वस भी था और थकान हो चुकी थी 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ने के बाद, प्लस उस टाइम तक धूप भी थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि मेरा लॉन्ग जंप हो नहीं पाएगा। तो पहली बार जब जंप लिया मैंने, तो मेरे मन में वो डर बैठा हुआ था, तो मैं यहाँ लाइन पे ही मैं फाउल कर गया, क्योंकि मेरा ध्यान तो लाइन पे था और दिमाग में चल रहा था कि मैं क्रॉस कर नहीं पाऊँगा वो गिवन डिस्टेंस। तो मेरी लाइन पे फाउल हो गई। लाइन पे फाउल हुई, लेकिन जो यहाँ पे लाइन दी हुई थी 3.5 मीटर की, मैं उससे करीब 1 फीट आगे जाके गिरा। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई डिस्टेंस तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, लेकिन बस फाउल लाइन को मुझे ध्यान रखना है। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट अपनी मार्क करी थी, मैं उससे एक स्टेप पीछे हो गया, फिर मैं वहाँ से भाग के आया। मैंने बहुत ज़ोर भी नहीं लगाया, लेकिन बस मैंने इस लाइन को ध्यान दिया कि फाउल ना हो। फाउल लाइन को क्लियर करते ही मैं ऑटोमेटिकली एंड लाइन के 1 फीट आगे गिरा और मेरा लॉन्ग जंप क्लियर हो गया सेकंड अटेम्प्ट में। तो लॉन्ग जंप में जो 20 लोग बचे थे हमारे, 27 में से 7 तो आउट हो चुके थे, 3 हाइट में और 2 100 मीटर एंड 2 800 मीटर में। तो इन 20 में 3 लोग ऐसे रहे जो लॉन्ग जंप में आउट हो गए। तो हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ बची 17। अब वो 3 जो थे वो शायद थोड़ी-सी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर प्रैक्टिस करके आए नहीं होंगे, क्योंकि वो या तो उनकी जंप ही नहीं आ रही, वो दौड़ के आते हैं, इधर चलने लग जाते हैं, वो रुक जाते हैं, इधर फाउल लाइन जो स्टार्टिंग लाइन है, जो जहाँ से टेक ऑफ करते हैं हम लोग, वो वहाँ पे आके रुक जा रहे थे, या फिर वो बिल्कुल ही पिट के बीच में गिर रहे थे। तो ये या तो प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, या फिर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। तो 3 लोग जो थे वो लॉन्ग जंप में बाहर हो गए, और लॉन्ग जंप के बगल में ही यहाँ पे सर्कल बना हुआ था हमारा शॉट पुट के लिए। तो शॉट पुट तो इसका काफ़ी ईज़ी होता है, वो रूल्स भी आपको समझा देंगे। तो शॉट पुट में 17 के 17 लड़के क्वालीफाई कर चुके थे। तो ये तो थी हमारे फिज़िकल के सारे इवेंट्स। अब बात करते हैं लीनियंसी की, कि लीनियंसी हमें कहाँ दी जा रही थी और कहाँ नहीं। तो पहला बात, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चेस्ट की मेज़रमेंट में वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे। थोड़ी-सी लीनियंसी आप कह सकते हो कि यहाँ पे मिलेगी। हाइट के मामले में जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर आ रही है बॉर्डर पे, तो आप तैयार रहना कि वहाँ आपको रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर वो मेज़र करते थे कहीं भी, वहाँ पे उनका हाइट 164.5 आ रहा था। वो हाफ सेंटीमीटर वहाँ पे लोगों की कम आ रही थी। तो हाइट के मामले में लीनियंसी वहाँ पे नहीं मिल रही है। अगर आप किसी तरह से 165 कर पा रहे हो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग में करके, तो वो कर देंगे। यहाँ तक कि वो मौका देंगे कि आओ भाई तुम खड़े हो, अब खुद से देख लो कि तुम्हारी हाइट कितनी आई, या फिर किसी दोस्त को बुला लो जिस पे तुम्हें भरोसा हो कि जो तुम्हारा हाइट सही मेज़र कर दे। तो किसी तरह आप 165 मुझे करके दे दो, मैं तुम्हें क्वालीफाई कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो हो रही थी वो कैमरा के रिकॉर्डिंग में हो रही थी। मतलब अगर आप हाइट वाले वो स्टैंड पे खड़े हो, तो वहाँ पे एक आदमी फ़ोटो क्लिक कर रहा है कि आपकी हाइट कितनी आ रही है। अगर आपकी चेस्ट मेज़रमेंट हो रही है, तो वहाँ पे एक आदमी फ़ोटो से खींच रहा है कि आपकी चेस्ट मेज़रमेंट कहाँ आई है। अगर आप वेटिंग मशीन पे खड़े हो, तो वो क्लिक करेगा फ़ोटो कि आपकी वेट कितनी आई है। तो इस बात की तो गुंजाइश नहीं है कि अगर आपकी हाइट कम आ रही है तो वो आपको क्लियर करेंगे। आप किसी तरह से, किसी भी तरह से स्ट्रेचिंग करके, पुल अप करके अगर आप उन्हें 165 सेंटीमीटर दिखा दो, तो वो आप क्लियर हो। चेस्ट के मामले में भी अगर आपकी चेस्ट कम रही है, तो किसी तरह आप पुशअप मारो, जो भी करना है करो, आप उन्हें चेस्ट में 81 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ला के दे दो, तो आपको क्लियर कर देंगे। वेट में तो लोगों की इशू नहीं आई, और वेट शायद वहाँ पे 2 केजी कम मेज़र हो रही थी उनकी मशीन में। लोगों की नॉर्मल जो वेट आती थी उससे 2 केजी कम आसपास उनकी मशीन में वेट आ रही थी। तो जिनका 2-3 किलो ओवर वेट है, वो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपकी क्लियर हो जाएगी। वेट में कोई बहुत बड़ा इशू आने नहीं वाला है। इसके साथ जब आप ये पीएचडी क्वालीफाई कर लोगे, तो आपकी फ़ोटो होगी, आपके हाथ में एक बैनर पकड़ा दिया जाएगा पीएचडी क्वालीफाइड, आप लाइन में खड़े हो जाओगे, आपकी एक ग्रुप फ़ोटो ले ली जाएगी। जो लोग क्वालीफाई नहीं करे उनके हाथ में एक पोस्टर पकड़ा देंगे नॉट क्वालीफाइड, उनकी अलग फ़ोटो ले ली जाएगी। इसके बाद जैसे ही आपकी फ़िज़िकल होगी 100 मीटर, उसमें जो लोग क्वालीफाई हो गए उनकी एक साथ फ़ोटो ली जाएगी, हाथ में वहीं पोस्टर पकड़ा के
कि 100 मीटर क्वालिफाइड, जिनकी नहीं हुई उनकी अलग फ़ोटो ले ली जाएगी। तो सारी चीज़ें हैं वो कैमरा में, रिकॉर्डिंग में बड़े-बड़े कैमरा वहाँ पे लगे हुए हैं। तो वो सारे इवेंट्स की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, प्लस हर इवेंट के बाद आपकी फ़ोटोग्राफ भी खींची जा रही है। तो लीनियंसी की उम्मीद आप इन सारे इवेंट्स में नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको मोटिवेटिंग फैक्टर वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। तो आपकी ये सारी क्लियर तो हो जाएंगी। अगर आप रुकोगे नहीं रनिंग में तो आपकी रनिंग भी क्लियर है। अगर आप अपने हार्मोन्स को थोड़े बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो आपकी लॉन्ग जंप भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप अगर घबरा जाओगे पहले ही तो आपकी लॉन्ग जंप क्लियर होने नहीं वाली है। ऐसे ही सारे इवेंट्स, चाहे वो 800 मीटर हो, लॉन्ग जंप हो, हर इवेंट के बाद आपकी एक ग्रुप फ़ोटो ली जा रही थी। और जैसे ही फिजिकल के सारे टेस्ट, लॉन्ग जंप हो गए, शॉर्ट पुट हो गए, सारी चीज़ क्लियर हो गई, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के हाथ में पोस्टर पकड़ा दी गई। PST एंड PET क्वालिफाइड, उनकी एक ग्रुप फ़ोटो ली गई। इसके बाद उन्हें वेट करने के लिए कहा गया। तो जहाँ पे जिस शेड में हम पहले बैठे थे रिपोर्टिंग के बाद, वापस से हम लोग जाके उसी शेड में बैठ गए और हमें बहुत देर उन्होंने वेट करवाया। अगर आपने और भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे टॉपर्स वगैरह के, तो आपको एक चीज़ कहते हैं कि आप फिजिकल एंड मेडिकल के दिन, हाँ, अगर आप और भी कोई चीज़ लेके जाना भूल जाते हो तो शायद आपको एक चांस मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ आप लेके जाना नहीं भूल सकते, वो है पेशेंस। पेशेंस वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कि हमारी फिजिकल जो थी वो 10:45 के अराउंड ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग बैठे थे, बस वेट कर रहे थे। इसके बाद हमें करीब 1:30 बजे, 1:25 टाइम हो रहा था एग्जैक्टली, तो 1:30 बजे वो आपको बुला के लाएंगे कि चलो भाई बस में बैठो, अब हॉस्पिटल चलना है। तो देख सकते हो काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको वहाँ पे बैठ के करना होगा। तो आप खाने पीने की चीज़ें आप ले जाओ, अच्छे से ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे वो आपको मौका नहीं देंगे बाहर जाने का, वो अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको कुछ चाय समोसा प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन क्या ठंडे समोसे खाओगे वहाँ पे आप। तो आप अपने खाने के लिए चीज़ें वहाँ पे लेके जाओ, क्योंकि आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो मेडिकल जो थी हमारी उसी दिन शुरू हो गई, क्योंकि हमें बस में बिठा के हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में आपके चेस्ट की एक्सरे ली जाएगी, आपके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और आपकी यूरिन सैंपल्स भी लिए जाएंगे। तो खाना तो ले ही जाओ, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है नहीं। प्लस आप पानी भरपूर ले जाओ, और भरपूर पानी आप उस दिन पियो, क्योंकि उस दिन आपके यूरिन सैंपल्स ले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे उतनी क्लियर यूरिन आपकी आएगी। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी यूरिन में येलोनेस ज़्यादा आएगी और रिपोर्ट में चीज़ें तो ऊपर नीचे हो सकती हैं। प्लस अगर आप खाली पेट ब्लड का सैंपल दोगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल थोड़ी सी नीचे हो सकती है, तो ये भी आपके लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। तो खाने पीने की चीज़ें आप वहाँ पे ज़रूर लेके जाओ। इन सारे प्रोसेस में भी हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आपको हॉस्पिटल का, क्योंकि बहुत सारे लोग जुगाड़ू भी होते हैं, तो हॉस्पिटल के नाम बतानी अच्छी बात है नहीं। तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ 3-4 हॉस्पिटल्स में अलाउड है, तो वो जिस भी हॉस्पिटल में उन्हें खाली मिल जाती हैं सीटें, वो वहाँ पे लेके चले जाते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमें अराउंड 4:30 के अराउंड हमें हॉस्पिटल में उन्होंने छोड़ा कि अब आप फ्री हो, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। उनकी बस रेलवे स्टेशन होते ही वापस हेडक्वार्टर जाएंगी, तो जिन्हें रेलवे स्टेशन या उसके आसपास जाना है वो वापस से बस में बैठ गए, और जिन्हें कहीं और जाना था वो वहीं से हॉस्पिटल से चले गए। तो ये जो थी हमारी पहले दिन की एक्सपीरियंस थी मेरी। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी। अगर कुछ भी चीज़ें अगर आपको और भी बाकी रह गई हो, जो इस वीडियो से क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, आप उस पर भी डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हो। अगली वीडियो में मैं मेडिकल के सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे मेडिकल हुई, कितनी टाइम लगी, उसमें क्या लीनियंसी थी, मेडिकल में टेस्ट जो थी उसमें क्या लीनियंसी थी, कि बहुत सारे लोगों को उसमें भी डाउट होता है। तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखना, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।